हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस प्रीवियस सेशन में मोशन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, रोटेशन के बारे में जान चुके थे। आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन के बारे में भी समझ चुके थे। उसका स्टार्ट था टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इफेक्ट उसका क्या होता है, तो सीजन चेंज। ठीक है, रिवॉल्यूशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या है, सीजन चेंज। इन जनरल देयर आर 4 सीजन। ये आप लोग को पता है, जो जनरली 4 सीजन होते हैं हम लोग के कंट्री में। देयर आर 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन tilted at 23.5 degree in the orbital path. This means that as the earth revolves, the northern hemisphere faces the sun for half 1 year, and it tilts away from it for other half. It also means that different location on the earth face the sun at various times of the year. This constant inclination of the earth on its axis combined with the revolution of the earth causes different season. अब क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन के फेसेस रहता है, सन का फेसेस रहता है, तो सन के फेसेस रहेगा तो उस टाइम समर सीजन होगा। सन हाफ पार्ट जो सन के फेसेस रहता है वहाँ पे समर सीजन रहता है, और फिर जिधर सन का फेसेस नहीं रहता उधर विंटर सीजन होता है। तो ऐसे ही सीजन का चेंजिंग होता है। तो सीजन का चेंजिंग कौन से कारण होता है, तो ये इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन है। तो इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, इट डिफरेंट सन रेज। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का रिसीव होता है डायरेक्ट सन रेज, सो इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन का रेज रिसीव होता है तो वहाँ पे समर सीजन होता है। हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर। ऑन द अदर हैंड, when the southern hemisphere tilts towards the sun, it gets direct sun rays, so it has summer, while the northern hemisphere has winter. अब जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर रहता है तो उधर सन का डायरेक्ट सन रेज होता है तो उधर समर हो जाता है सॉदर्न में। नॉर्दर्न में जब विंटर रहता है तो फिर सॉदर्न में जब नॉर्दर्न में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा तो सॉदर्न में क्या होता है, तो समर होता है। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इन ओवल और इलिप्टिकल पाथ। अर्थ जो ऑर्बिट करता है सन का वो ओवल पाथ होता है, ओवल, या फिर उसको इलिप्टिकल पाथ बोल सकते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वैरीज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। तो ये सन का जो डिस्टेंस है वो वैरी करते रहता है। क्यों वैरी करता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ओवल पाथ पे सन का चक्कर लगाता है, तो ओवल पाथ पे चक्कर लगाता है जिसके कारण डिस्टेंस वैरी करता है। कभी डिस्टेंस कुछ रहता है तो कभी कुछ हो जाता है। अब आता है, ये देखिए आप लोग को इधर ये पिक्चर दिख रहा है, ये समझाया हुआ है रिवॉल्यूशन को। आर्कटिक सर्किल दिया हुआ, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 पार्ट में जो डिवाइडेड था वो देखिए किस टाइप से सन का रे पड़ता है जिधर। तो सॉदर्न में जैसे सन का रेज डायरेक्टली पड़ रहा है तो उधर समर हो रहा है, और इधर जिधर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में पड़ता है उधर विंटर होता है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको देख के स्प्रिंग, अब ये देखिए सन के रे के डायरेक्ट प्रभाव में जो आता है जिधर पड़ता है, विंटर इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, अभी समर इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद स्प्रिंग इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑटमन इन सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है इक्विनॉक्स। व्हाट मीन्स इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स।
अब देखिए ऑन 21 मार्च द सन इज डायरेक्टली ओवर हेडेड ऑन द इक्वेटर। सन डायरेक्टली ओवर हेडेड होता है ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ओवर हेडेड मतलब जैसे डायरेक्ट 90 डिग्री पे बोल सकते हैं, छत के डायरेक्ट ऊपर होता है। सो एवरी प्लेस अर्थ हैज़ 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। तो सारी प्लेसेज पे चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहे या सॉदर्न रहे, सारे पे 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स का नाइट होता है। दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग और vernal equinox. Next, as the earth moves on the northern hemisphere, tilts more towards the sun and experiences summer. और जैसे ही उसके बाद फिर उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का लाइट पड़ता है तो उधर फिर समर होता है। फिर ऑटोमनल इक्विनॉक्स। अब ऑटोमनल इक्विनॉक्स के बारे में जानते हैं। ऑन 23 सितंबर द सन इज ओवरहेड ऑन द इक्वेटर अगेन। और फिर 23 सितंबर को फिर से सन ओवरहेडेड आता है इक्वेटर पे अगेन फिर से। ऑन दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज ऑटोमनल और फॉल इक्विनॉक्स वाइल द सॉदर्न हेमिस्फीयर एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर उसके बाद ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है और फिर सॉदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आता है। अब फिर उसके बाद सोल्स्टिस, ये क्या होता है? तो समर सोल्स्टाइस के बारे में जानते हैं। ऑन 21 जून द सन इज ओवरहेडेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ। दिस इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द tilt of the earth axis the circle of illumination does not pass through the poles। मतलब ये जो illumination line है वो सर्किल के जस्ट पास नहीं होता है। 20 आवर्स ऑफ डे लाइट द सन डज नॉट राइज और सेट ऑन दिस डे। उसके बाद सन का क्या होता है? तो सन डज नॉट राइज और सेट ऑन दिस डे। इस दिन सन का राइज और सेट नहीं होता है, बट सर्किल्स अराउंड जस्ट एबव द हॉरिजन। ऑन द अदर हैंड places beyond the अंटार्कटिक सर्किल है 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। तो अंटार्कटिक सर्किल में 24 आवर्स का डार्कनेस होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे लंबा वाला दिन होता है। बट द शॉर्टेस्ट डे इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, और सॉदर्न हेमिस्फीयर का सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। अब विंटर सोल्स्टाइस के बारे में जानते हैं। अभी समर सोल्स्टाइस के बारे में जाने, अब विंटर के बारे में जानते हैं। सिंस द अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग, ये तो जैसे ही अर्थ का रिवॉल्विंग स्टार्ट रहता है, द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न का 22 दिसंबर का जो सन का फॉल होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो सॉदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, बट द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे ही सॉदर्न पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा तो फिर वो नॉर्दर्न पे सबसे शॉर्टेस्ट होगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है। इट इज समर सोल्स्टाइस फॉर द सॉदर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न हेमिस्फीयर के लिए सॉदर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सोल्स्टाइस होगा एंड विंटर सोल्स्टाइस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न के लिए समर और फिर नॉर्दर्न के लिए क्या हो जाएगा? तो विंटर हो जाएगा। ऑन दिस डे द अंटार्कटिक सर्किल हैज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट वाइल द आर्कटिक सर्किल हैज 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। तो अंटार्कटिक सर्किल में डे लाइट हो जाता है 24 आवर का, और आर्कटिक सर्किल में 24 आवर्स का डार्कनेस हो जाता है। अब देखिए वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का जो ये वेरिंग लेंथ मतलब डिफरेंट होता है, वैरी करते रहता है दोनों का लंबाई, दोनों का टाइम, वो क्यों होता है? यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द डे टाइम इज लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर। तो ये क्यों आप लोग फील करते होइएगा, जो समर में लॉन्गर डे हो जाता है और विंटर में शॉर्टर हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। क्यों होता है? तो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे जो इंक्लिनेशन लाइन होता है उसके कारण होता है। अब
During summer, a large part of the northern hemisphere remains inclined towards the sun, so there are longer hours of daylight, जिसके कारण longer hour daylight का होता है during summer. In constant, a large part of the southern hemisphere is always from the sun experiences longer hours of darkness. और sun का longer hour लंबा darkness time होता है and therefore has longer night, इसीलिए लंबा रात होता है. However, the area around the equator have 12 hours of daylight थ्रू द ईयर, तो 12 आवर का दिन होता है हर एक साल में. अब ये देखिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स के बारे में डेट दिया हुआ है और फिर डेट दिया हुआ है. तो डेट का स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? मार्च 21 में. विंटर्स फिर उसके बाद विंटर सोलस्टाइस कब होता है? दिसंबर 22. रेज नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आता है. और फिर विंटर सोलस्टाइस में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल पे आता है. डे लेंथ 12 आवर का डे लेंथ होता है एवरीवेयर, बट यहाँ पे विंटर सोलस्टाइस में 24 आवर्स का डार्कनेस हो जाता है नॉर्थ पोल पे, 24 आवर्स का साउथ पोल पे, फिर साउथ पोल पे हो जाता है, फिर 12 आवर्स का डे लाइट इन द इक्वेटर हो जाता है. अब इसके बाद ऑटोमिनल इक्विनॉक्स में देखिए सितंबर 23 का, फिर समर सोलस्टाइस में जून 21 का, नॉर्दर्न एंड साउथ में होता है. फिर ये समर सोलस्टाइस में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल में होता है. इसमें 12 आवर्स का डे लेंथ एवरीवेयर होता है. फिर 24 आवर्स का डार्कनेस साउथ पोल में होता है, 24 आवर्स का डे लाइट नॉर्थ पोल में होता है. फिर इसके बाद 12 आवर्स का डे लाइट एट द इक्वेटर होता है. तो ये एक एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है सबका डिफरेंसेज क्या क्या होता है वो ये अभी देख लीजिए. अभी ये तो जूम करके दिखा रहे थे आप लोग को, अब देख लीजिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर सोलस्टाइस, फिर ऑटोमिनल इक्विनॉक्स और फिर समर सोलस्टाइस का जो डिफरेंट फीचर्स है वो एक कॉलम बना के दिया हुआ है. तो ये कॉलम को अगर आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा तो फिर अच्छे से समझिएगा. ये चैप्टर का समरी जो दिया हुआ है, ये चैप्टर का समरी देख लीजिए. रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द टू मोशंस ऑफ द अर्थ. अर्थ का मेन टू मोशन क्या है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन. ठीक है. रोटेशन इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर्स. तो ये किस टाइप का मोशन है? स्पिनिंग मोशन है और एक पूरा कंप्लीट करने में, कंप्लीट रोटेशन करने में 24 आवर का टाइम लगता है. फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन इज द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. सन के अराउंड अपने कक्ष में जो चक्कर लगाता है, ये रिवॉल्यूशन हुआ. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक्स अबाउट 365 एंड 1/4 डेज टाइम लगता है. 6 आवर जो बोल सकते हैं, जिसके कारण बताए थे आप लोग को लीप ईयर होता है. 4 ईयर के बाद एक एक्स्ट्रा दिन होता है जो लीप ईयर में होता है. फिर उसके बाद दिया हुआ डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. प्रीवियस क्लास में भी आप लोग जानते होंगे. फिर द रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो कॉजेज टाइड्स. और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ही टाइड्स होता है. वो दो इफेक्ट जो रोटेशन ऑफ द अर्थ का देखे थे, तो वो डे एंड नाइट चेंज और फिर टाइड्स. फिर सीजन आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो सीजन चेंज कैसे होता है? तो अर्थ के रिवॉल्यूशन के इफेक्ट के कारण होता है. ऑल प्लेसेज ऑन द अर्थ हैव इक्वल डे एंड नाइट ऑन द इक्विनॉक्सेज. इक्विनॉक्सेज पे जितने भी प्लेसेज है सब पे इक्वल डे एंड नाइट होता है. फिर सोलस्टाइस मार्क द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. सोलस्टाइस पे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, वो अभी आज के वीडियो में बताए हुए थे. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड सब है, तो ये वर्ड आप लोग देख लेंगे. और फिर ये ज्योग्राफी का 3rd नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया. फिर उसके बाद हिस्ट्री का 3rd नंबर चैप्टर आप लोग एक बार खुद से स्टडी कर लेंगे. फिर उसके बाद वीडियो उसका बनाया जाएगा. इसको आप लोग ये चैप्टर का फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा. उसके बाद फिर से वीडियो देखिएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा. थैंक यू. हैव अ गुड डे.